हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और यह वीडियो है हिंदी चैप्टर 8 का, और जो इसका नाम है जिस जित में निलखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक हैं और ये एक साक्षात्कार है। और इससे पहले हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट करा चुके हैं। और यदि आपने वह 7 तक चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे, जो सबसे आसान भाषा में होगा। और इसका PDF आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको होने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ सबसे पहले कहते हैं क्लास 10 हिंदी चैप्टर 8, जिसका नाम है जित जित में निलखत हूँ। क्या है? जित जित में निलखत हूँ। जिसके लेखक कौन है? पंडित। इसका लेखक नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं इंटरव्यू देने वाले, क्योंकि यह एक इंटरव्यू नहीं साक्षात्कार है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं एक प्रश्न की तरफ। और इसमें बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। सीधा प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि साक्षात्कार है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाला, जैसे अगर निबंध रहता है तो उसमें समझाना पड़ता है, लेकिन कहानी ये साक्षात्कार में कोई समझाने की बात नहीं है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि लखनऊ और लौमपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और लौमपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? कहेंगे लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म। आप और हाँ, एक चीज़ हम आपको देते हैं कि आप कमेंट करिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ठीक, लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ एवं उनकी बहनों का जन्म कब हुआ था? लौमपुर में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में, लेकिन उनकी बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? लौमपुर में हुआ था। ठीक, और पंडित बिरजू महाराज बहुत दिन तक लौमपुर में रहे थे। ठीक, इसीलिए लखनऊ और लौमपुर से बिरजू महाराज का एक मधुर और यादगार संबंध जुड़ गया, क्योंकि लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ है और उनकी बहन और उनकी जो बहनें थी उन सभी का जन्म कहाँ हुआ था? लौमपुर में। और वहाँ पर बहुत दिन रहे थे अपनी बहन यहाँ, और इसलिए वहाँ का और लखनऊ का एक यादगार संबंध जुड़ गया, यानी पल जुड़ गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है कि लौमपुर से नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया। जब पंडित बिरजू महाराज की लौमपुर से नौकरी छूट गई तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए। और लोग तो आप ये सोच कर बहुत चौंक गए होंगे कि लोग को जब नौकरी लगता है तब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन हम नौकरी छूटने पर प्रसाद चढ़ाए। और ऐसा क्यों है? इसका आंसर लिखेंगे कि लौमपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर पिताजी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए थे। क्यों? पूछता है क्यों, लेकिन क्योंकि महाराज जी 6 वर्ष की उम्र से ही बचपन से ही नवाब के यहाँ नौचते थे, जिससे हम लोग परेशान थे। वो जो थे वो नवाब के यहाँ बचपन से ही नौचते, यानी 6 वर्ष के ही उम्र से नौचते थे, इसलिए अम्मा परेशान रहती थी। और इसलिए जब नौकरी छूटा तो पिताजी ने क्या प्रसाद चढ़ाया। ठीक, समझ गए क्यों? क्योंकि पंडित बिरजू महाराज 6 साल से यहाँ पर नौचते थे। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न लगाता है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बार बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में। कहते हैं कि नृत्य की शिक्षा यानी नृत्य लेने के लिए, यानी नृत्य की शिक्षा पाने के लिए पंडित बिरजू महाराज ने सबसे पहली बार सर्वप्रथम कहाँ से, किस संस्था से जुड़े थे और वहाँ किनके संपर्क में आए, यानी वहाँ किनके से मिले थे। हाँ, इसका आंसर लिखेंगे कि नृत्य की शिक्षा के लिए पंडित बिरजू महाराज ने सबसे पहले निर्मला जी के स्कूल, कौन से स्कूल? निर्मला जी के स्कूल हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम, कौन से? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से जुड़े थे। वहाँ वे किसके संपर्क में आए? कपिला जी, लीला कृपलानी, इन सभी के संपर्क में आए थे वहाँ पर। ठीक, अब इसका आंसर दे दिए। 2 क्वेश्चन पूछा था, 2 का आंसर दे। किस संस्था से जुड़े? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम। और किनके संपर्क में आए? कपिला जी, लीला कृपलानी और आदि लिख देंगे। ठीक, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला। यानी जब बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था तब वो किनके साथ नाच रहे थे। इसके उत्तर में लिखेंगे कि कोलकाता में पंडित बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। ठीक, कहाँ मिला था पहली बार पुरस्कार? ऐसे तो इस क्वेश्चन में ये नहीं कहता था, पर हम लिख दिए। और इसमें वो शंभू महाराज किसके साथ नाच रहे थे? शंभू महाराज और एक बाबूजी, दोनों के साथ नाच रहे थे। ठीक, इसका उत्तर देख लिया कि वो शंभू महाराज और बाबूजी दोनों के साथ नाच रहे थे, तब उनको पुरस्कार मिला था। ठीक, कहाँ मिला था? कलकत्ता में। ठीक, अब देखते हैं 55वां प्रश्न। और यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा और मेरा समझाने का भाषा ठीक लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इसका PDF जरूर ले लीजिएगा। इसका PDF का
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये 55वां प्रश्न जो है ये पोस्ट में बड़ा प्रश्न है और इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे और इसमें हम थोड़ा मोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका है क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, हम सब जो जानते हैं उनके बाबूजी गुरु थे, उनका संक्षिप्त हमें परिचय देना थे। इसके उत्तर में लिखेंगे कि बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, वह अच्छे स्वभाव के थे, वह अपना दुख व्यक्त नहीं करते थे। वो जो थे उनके पिताजी थे वो अपना दुख किसी को नहीं बताते थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब महाराज जी 9.5 साल के थे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग बॉर्न है। जब बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। महाराज जी को गोंडा और तालीम किसने बना था, बाबूजी ने ही बना था। ये 2 नंबर की दृष्टि से इसका उत्तर हुआ। अब देंगे पोस्ट नंबर दृष्टि से इसका उत्तर ये अगले वाले वीडियो में। ठीक, यहाँ देख ले बिरजू महाराज कौन थे, नहीं बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, लिखेंगे बिरजू महाराज के गुरु उनके जो बाबूजी थे वे स्वभाव से अच्छे थे, वो अपना दुख किसी को नहीं बताते थे। यहाँ लिखेंगे वो अपना दुख किसी को नहीं बताते थे और उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब महाराज 9.5 साल के तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और महाराज को गोंडा और तालीम किसने बना था, गोंडा और तालीम उनके पिताजी ने ही बना था। ठीक, अब देखते हैं 56वां प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब लेनी शुरू की। बिरजू महाराज जो थे इसमें 2 प्रश्न पूछा कि किससे लेने शुरू की और कब लेने शुरू की। यहाँ इसके उत्तर लिखेंगे कि बिरजू महाराज ने, यहाँ कहता है देनी लेनी नहीं, मतलब वो कब से पढ़ाना शुरू किया, यानी नृत्य की शिक्षा कब देने लगे और किसको देने लगे। इसके उत्तर में लिखेंगे कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा लसीम बाजवी को, किसको, लसीम बाजवी। और यहाँ से याद आ गया कि इसका जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी है लसीम बाजपेयी जी। ठीक, यही इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले लसीम बाजपेयी जी को 1956 के करीब देनी प्रारंभ की। ये इसमें 2 पूछा था किसको देना प्रारंभ की, लसीम बाजपेयी को, और कब, 1956 के आसपास, जब उन्हें सिखाने वाले कोई खोज, यानी जब उन्हें पढ़ाने वाले की खोज, यानी पढ़ाने यानी वो किसी को सिखा सकते थे अपने नृत्य की कला, कि हमने जो करा वो हम किसी को दे सके। ठीक, और उस समय उन्हें लसीम बाजपेयी मिल गई थी, कब, 1956 के आसपास। ठीक, अब यहाँ पर 6वां प्रश्न खत्म हो गया। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। इसमें प्रश्न बिल्कुल आसान है इसलिए जल्दी खिंचा जा रहा है, ये निबंध नहीं है कोई कि हमें समझाना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज के जीवन के सबसे दुखद समय कब आया, उनसे संबंधित प्रसंग का, यानी बिरजू महाराज थे उनके जीवन में सबसे दुखद समय, सबसे दुख भरा समय कब आया था उसके बारे में हमें बताना है। लिखेंगे कि जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु, यानी जब उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी तब उनके लिए सबसे दुख भरा समय आया था, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और क्यों आया था इसके बारे में लिखेंगे कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तब उनके जीवन का सबसे दुखद समय आया था। घर में इतना पैसा नहीं था कि 10वां और 13वां किया, जैसे कि ऐसे जब कोई आदमी मरते तो उनके अंत्येष्टि संस्कार होता उसमें 10वां और 13वां किया जाता। इनके पास उतना रुपया नहीं था कि 10वां और 13वां कर सके। तब उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन के अंदर कितने प्रोग्राम किए और कितने रुपया इकट्ठा किए। यानी 10 दिन के अंदर दो प्रोग्राम किए और 500 रुपये इकट्ठा किए, जिससे महाराज जी ने बाबूजी का 13वां और 10वां किया था। ठीक, साथ ही महाराज जी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे ताकि हमें, अब तो उनके बाबूजी मर गए थे, अब तो घर में कोई रुपया कमाने वाला नहीं, इसलिए वो काम की तलाश में भटक रहे थे। यह समय उनके जीवन का सबसे दुखद समय था। कौन सा समय, जब उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए अब देखते हैं 58वां प्रश्न कहता है कि शंभू महाराज के साथ साथ बिरजू महाराज के संबंध प्रकाश है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, उनका कैसे संबंध था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे। इसके बारे में आगे लिखा गया कि बिरजू महाराज के चाचा थे शंभू महाराज। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे, यानी बिरजू महाराज जो थे बचपन में शंभू महाराज के साथ नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका साथ मिला। जब वो कला केंद्र में बढ़े तो उनके चाचा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके साथ रहकर महाराज जी काफ़ी विकास किए। बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज थे। बचपन से उनका मार्गदर्शन मिला था। किनका, शंभू महाराज का मार्गदर्शन मिला था, किसे, बिरजू महाराज को। पिता पुत्र का संबंध रखते हुए भी उन्होंने गुरु शिष्य का अच्छा, देखिए चाचा भी होते एक तरह से पिता, क्योंकि पिता के भाई होते और वे पिता और पुत्र थे, फिर भी उन्होंने गुरु और शिष्य का एक अच्छा नाता रखा था। ठीक, गुरु और शिष्य का एक अच्छा नाता रखा था। और इसका उत्तर हो गया शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध हम बता दिए। ठीक, और इसका PDF आप जो जरूर ले लीजिएगा और PDF लेकर इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या करता है, यहाँ देखते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के जीवन पर क्या पड़ा। यानी जब वो कलकत्ता में डांस किए थे एक बार, तो वहाँ के जो दर्शक थे देखने वाले, उनका बिरजू महाराज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। यहीं से उनका जीवन चमका था, यहीं से उनका जीवन नया मोड़ लिया। कोलकाता के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे थे। ठीक, कोलकाता में महाराज जी नाचे, हम कहते हैं
सभी लोग उनके नाच की इतनी प्रशंसा की कि तमाम अखबारों में बिरजू महाराज छा गए। इतनी प्रशंसा की, वहाँ के जो दर्शक थे देखने वाले, इतनी प्रशंसा की कि उनका फोटो अखबारों में छा गया। वहाँ से जीवन में एक नया मोड़ आया, वहाँ से जीवन में एक नया मोड़ आया था। उस मोड़ में निरंतर वो आगे बढ़ते गए, फिर पीछे बढ़कर कभी नहीं देखे। इस तरह उनका जीवन बदला हो गया और इनका मृत्यु हाल फिलहाल में हुआ, इधर ही हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न में आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। जब वो संगीत भारती में जा रहे थे तब वहाँ पर उनका दिनचर्या जिसे कहते हैं लूटिंग, क्या कहते हैं, लूटिंग कहते हैं, उनका रूटीन कहते हैं। देखेंगे बिरजू महाराज ने 3 साल संगीत भारती में गए थे। कितने साल? 3 साल संगीत भारती में गए थे। ठीक, वहाँ क्या करने, वहाँ मतलब अपना प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। वह सुबह 4 बजे बिना नागा किए उठते। ऐसे ही कोई विद्यार्थी होंगे जो उसमें 4 बजे सुबह उठते होंगे। ठीक, कहते वो बिना नागा किए, एक दिन भी नागा नहीं किए उठते होंगे, चाहे बुखार हो या खांसी हो। आप लोगों को थोड़ा बुखार तो थोड़ा खांसी हो, चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और चाहे बुखार हो या खांसी हो, 5 बजे से 8 बजे तक के लिए लिहाज कर घर जाते और 1 घंटा के बाद 9 बजे क्लास करना। यानी 5 बजे से 8 बजे तक लिहाज करते और 1 घंटा बाद 9 बजे फिर क्लास पहुँच जाते। अंधेरा कमरा में प्रैक्टिस किया करते थे। जब थक जाते तो साज हाथ आए, कभी सितार आए, कभी हारमोनियम आए, लेकर बजाते थे। यानी जब वो थक जाते तो वो कभी हाथ में साज ले लेते, यानी साज कुछ हाथ में बता, सितार ले लेते, कभी हारमोनियम ले लेते, इन सभी लेकर बजाते थे। 11वां प्रश्न यहाँ 10वां प्रश्न तक खत्म हो गया और लगता है लगभग आधा प्रश्न खत्म हो। शायद इसमें 16 या 18 प्रश्न है और मुझे ऐसा आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जम कर शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र, ये भी क्वेश्चन भी है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र, मतलब हाथ से जो बजता है उस कौन कौन से यंत्र बजाते थे। यहाँ इसके लिखेंगे उत्तर में कि पंडित बिरजू महाराज सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तबला बजाते थे, सरोद बजाते थे और भी बहुत यंत्र बजाते थे जिसके बारे में यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक, कौन कौन से यंत्र जिसके बारे में लिखा है, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, सरोद आदि भी बजा, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया है, उनका नाम नहीं लिखा गया। ठीक, चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। उनका विवाह हुआ तो उनके बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। इसके उत्तर में है कि महाराज जी की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय शादी करना हुआ सबसे बड़ी गलती मानते थे। 18 साल में जब उनकी शादी हुई तो उस समय वो शादी करना सबसे बड़ी जिंदगी की गलती मानते थे। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी से शादी कर दी। विवाह की वजह से महाराज जी नौकरी करने लगे। ठीक है, अब देखते 13वां प्रश्न। यहाँ पर इस प्रश्न में कोई समझाने वाला बात नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर इसी तरह छोड़ दिए और आप इसका PDF लेकर आप अच्छा से घर में पढ़ लीजिएगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। ठीक, चलिए अब देखते 13वां प्रश्न कहता है कि 13वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज की अपने शागिर्द के बारे में क्या है। बिरजू महाराज अपने शागिर्द मतलब शिष्य के बारे में क्या बताते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे कि बिरजू महाराज अपने शिष्य लसीम बाजपेयी को यानी वो अपना शिष्य यानी वो अपना शागिर्द लसीम बाजपेयी को ही मानते हैं। वे उसे शाश्वती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लसीम बाजपेयी कहते हैं, शाश्वती कहते हैं। साथ ही वे किसको कहते हैं? बेलोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉकलिथक इत्यादि को अपना शागिर्द बताया। यानी ये भी उनके शागिर्द थे, लेकिन लसीम बाजपेयी इनमें प्रमुख थे। वे लोग तरक्की कर रहे हैं। कौन से लोग? जो बिरजू महाराज के शागिर्द थे वो तरक्की कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखते 14वां प्रश्न जो सबसे लास्ट दूसरा प्रश्न होगा। ये प्रश्न लगभग हर एक चैप्टर में होता होगा, मुझे जैसा लगता है, व्याख्या करने वाला। इसमें पहला है कि रुपया 500 यानी 500 रुपया देकर मैंने गेंदा बनवाया। ये इतना सा पंक्ति है, इसको 10-20 मिनट में वर्णन करना है। ठीक, इसका सबसे पहले पता होता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जित में निलखत हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्ति का संबंध बिरजू महाराज से है। महाराज के आलंबिक गुरु उनके पिताजी थे। महाराज के आलंबिक गुरु सबसे पहले गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे। उनके पिताजी ने कहा था कि दक्षिणा दोगे तभी हम गंधा बनेंगे। यानी गंधा होता है कुछ होता, गंधा एक लौकिक परंपरा है, यानी एक परंपरा है जो अपने शिष्य को, यानी वो हमारा शिष्य है, वो प्रमाण देते कि हमारा शिष्य है। इसके लिए वो गंधा बनवाते थे। और उनके पिताजी ने कहा था, उनके पिताजी होने के बावजूद भी बोले थे कि
जब तक हमें दक्षिणा नहीं दोगे तब तक हम गोंदा नहीं बांधेंगे। बिरजू महाराज रुपया 500 देकर गोंदा बनवाए थे। उनके बाद पिताजी ने कहा, यह रुपया से मैं एक भी रुपया तुम्हें नहीं दूंगा। उनके पुत्र थे फिर भी कहीं एक रुपया भी तुम्हें नहीं दूंगा। और इससे हमें पता चलता है कि गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पवित्र होती है, इनकी मर्यादा करनी चाहिए। तभी तो पिता पुत्र का संबंध था, फिर भी गुरु शिष्य का संबंध थे। इनके साथ पिता पुत्र का भी संबंध था और गुरु शिष्य का भी संबंध फिर भी रख लिए थे। चलिए अब देखते ख नंबर देखते इसी में प्रश्न करने वाला हमें यानी व्याख्या करने वाला हमें है कि यहाँ पर मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए लगता हूँ कि उसे सिखाना है। यहाँ इस पंक्ति के बारे में हमें पूरा विस्तार से लिखना है। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अध्याय 8 से ली गई है, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है। ठीक, जब महाराज जी को सिखाते हैं यानी जब उनके पिताजी महाराज जी को मतलब कला का ज्ञान देते हैं तब उनके गुरु अर्थात पिताजी कोई भी कला छुपाते नहीं है। किनसे? अपने सभी विद्यार्थी से नहीं छुपाते। अपने बेटे और अन्य शिष्यों में कोई भेदभाव नहीं करते, यानी कि हमारा बेटा है इसे कुछ ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं, ऐसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं करते। उनके शिष्यों के प्रति उदार भावना होती है और भीतर तन मन में द्वेष की भावना होती है। ठीक, और उनके अंदर भी कोई द्वेष की भावना नहीं होती है। यानी द्वेष समझते हैं कि ईर्ष्या उद्वेष मतलब ऐसी कोई भावना नहीं होती, गलत कोई भावना नहीं होती। उनमें यह भेद नहीं था कि बेटा के लिए अच्छी चीज़ों की चुरा कर रखना दूसरे को था, यानी हम बेटा के लिए ये ज्ञान छुपा देते हैं और अपने बेटा को दे देंगे, ये किसी को नहीं देंगे, ऐसा कोई भाव नहीं था। चलिए अब देखते 15 इसी में तीसरा, इसके बाद नहीं है। ठीक, इसमें तीसरा है कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाला का। अब इसका क्या मतलब आप तो कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन इसमें समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अध्याय 8 से ली गई है। महाराज जी का कहना है कि मेरे नाच पर बहुत लोग खुश हो जाते हैं। नाच नहीं होगा, नाच। जब वो नाचते हैं तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं, देखने आते हैं और या मेले चाहने वाले हैं। लेकिन महाराज जी बोलते हैं, फिर भी अपने को प्रस्तुत करके बोलते हैं कि मेरा क्या, मैं क्या हूँ, लोग तो मेरे नृत्य के दीवाने हैं। लोग किसके दीवाने? मेरे नृत्य के, मेरे नहीं दीवाने हैं, मेरे नृत्य के दीवाने, मेरे नहीं, मेरे और लोगों के बीच का संबंध के कारण क्या है? अगर मैं यानी पंडित बिरजू महाराज और लोग हमें चिन्हते हैं, इसके बीच एक ही कारण है, वो क्या है? नाच है। मैं तो उसका असिस्टेंट हूँ। किसका असिस्टेंट हूँ? नाच का। ठीक, इसके बाद देखेंगे इन पंक्ति में लोगों के प्यार सम्मान करते हुए कहते हैं कि मेरा नहीं, मेरे नाच के लोग दीवाने हैं। इस प्रकार कला सर्वोपरि है। बहुत लोग घमंडी हो जाते हैं, नहीं कि हम कला नहीं, मेरे लोग चिंता, ऐसा नहीं। कला सर्वोपरि है, कला सर्वोपरि यानी कला सबसे अच्छा यानी सर्वोपरि है सब कुछ। ठीक, चलिए आप देखते हैं तीसरा यानी 15 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं और क्यों? ठीक, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? यहाँ लिखेंगे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं। किसे मानते हैं? अपनी अम्मा को मानते हैं। जब वो नाचते तब अपनी अम्मा से अपनी कमियों या अच्छाई के बारे में पूछते थे, यानी जब वो नाचते तो अपनी अम्मा से पूछते कि हमें क्या कमी है और हमें क्या अच्छाई है, इसके बारे में पूछते और जो कमी थी और उस कमी को सुधारने का प्रयास करते थे और अपनी कला का तुलना अपने बाबू से करते कि हम बाबू जी जैसे कला कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसकी तुलना करते थे। ठीक, चलिए अब सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। चलिए 16वां प्रश्न है कि पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज को क्या फर्क पाते हैं? यानी जो पुराने नर्तक यानी पुराने नाचने वाले थे उनमें और आज के नर्तक में यानी आज जो नाचने वाले उनके बीच क्या फर्क है? यहाँ देखेंगे पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज बहुत फर्क बताते हैं कि पुराने नर्तक कला प्रदर्शन, पुराने जो नर्तक थे वो अपने कला का प्रदर्शन करते, यानी हमारे पास क्या कला इसके बारे में प्रदर्शन कर लेते। साधन के अभाव में भी उत्साह होते थे, जब भी कोई भी साधन अभाव है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइट नहीं है, मतलब बहुत संसाधन के अभाव में भी वो नाचते थे, अपने उत्साह का अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज के कलाकार मंच में छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, लेकिन जो आज के कलाकार है वो मंच में यहाँ पर नाचते उसमें थोड़े गलतियाँ ढूंढते कि यहाँ थोड़ा ये हो गया, यहाँ थोड़ा ये हो। उस समय न ही एयर कंडीशन न ही कोई अन्य सुविधाएं थी, उसके बावजूद भी लोग नाचते थे उत्साह से। लेकिन आज की सुविधा की पूर्णता भी कमी निकालते, यानी आज के जो कलाकार हैं वो सुविधा देते हुए भी अपनी कमी को निकालते हैं। और इस प्रकार हमारा ये 8वां चैप्टर भी खत्म हो जाता है। 8वां चैप्टर में 16 प्रश्न था और 16वें प्रश्न को हम आसान भाषा में समझाए और हमें आशा है नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न समझ में चला आया। और यदि आपने 7 चैप्टर तक सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम 7 चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और बाकी 6 चैप्टर का यानी 6 चैप्टर है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।